ठंडी रात की ओट में एक भूला हुआ सच आज फिर से खिड़की पर ठहर गया है। जैसे ओलों की हल्की चोट के बीच किसी पुरानी गलती की परछाई वापस लौट आई हो। उस गांव की सुनसान गलियों में जहां ठंड अपने ही कदमों की आवाज सुनती थी, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा आज अनजाने में कांप उठा। हवा में नमी थी, ओले छप्पर पर टपकते हुए किसी बीती हुई बात को दोहराने जैसे लग रहे थे। मिट्टी पर उठती हल्की भाप के बीच एक आदमी अपने ही पछतावे की परतें खोलता हुआ धीरे धीरे उस खिड़की की ओर बढ़ रहा था, जिसे उसने वर्षों से छुआ भी नहीं था। मानो आज रात उस खिड़की के पीछे छुपा सच पहली बार खुद को सुना देना चाहता हो। ठंडी रात की ओट में एक भूला हुआ सच आज फिर से खिड़की पर ठहर गया है। जैसे ओलों की हल्की चोट के बीच किसी पुरानी गलती की परछाई वापस लौट आई हो। उस गांव की सुनसान पगडंडियों पर जहां हवा भी धीरे धीरे कदम रखती थी, वहीं एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों पर जमी ठंड मानो किसी गहरी चुप्पी की रखवाली कर रही थी। आज रात ओलों की बरसात ने पूरे गांव को एक अजीब सी सफेद चादर में ढक दिया था, और उसी चादर के बीच दामोदर नाम का एक थका हुआ आदमी अपने कांपते हाथों में एक मुड़ा हुआ कागज लिए घर के आंगन में खड़ा था। जैसे वर्षों पुराना कोई अधूरा सच अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। दामोदर की आंखों में ठंड कम और पछतावे की गर्माहट ज्यादा थी। वो धीरे धीरे उस लकड़ी की दरारों वाली खिड़की की ओर बढ़ रहा था, जिसे उसने बहुत पहले बंद कर दिया था। ठीक उसी रात जब उसने गलती की थी, एक ऐसी गलती जिससे उसके जीवन का सबसे कोमल रिश्ता टूट गया था। खिड़की के पास जाते ही हवा थोड़ी तेज हुई और ओले छप्पर पर इस तरह गिरने लगे जैसे कोई अनसुना गीत बार बार दोहराया जा रहा हो। मिट्टी की खुशबू में भीगती हवा दामोदर को उन दिनों की तरफ वापस ले गई, जब ये घर हंसी से भरा रहता था। जब शाम की चाय के साथ खिड़की पर बैठकर दो लोग सपने देखा करते थे। वो खिड़की आज भी वही थी, पुरानी, थकी हुई, लकड़ी में पड़े दरारों से जैसे अतीत की आवाजें रिसती थी। दामोदर ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उस पर लगी धूल को हटाया, और धूल के साथ एक याद भी उसके हाथों पर चिपक गई। वो शाम जब उसने गुस्से में एक ऐसी बात कह दी थी जिसे वापस लेने की हिम्मत उसमें कभी नहीं आई। वो जानता था कि उसकी एक कठोर बात ने मीरा के दिल में ऐसी चोट कर दी थी जिसका दर्द वो अब तक ढो रहा है। दामोदर ने अपने हाथ में पकड़े उस कागज को खोलकर देखा। वो मीरा का आखिरी लिखा हुआ पत्र था, जो आधा धुंधला हो चुका था, जैसे शब्दों ने भी ठंड में कांपना सीख लिया हो। वो पत्र उसके पास वर्षों से था, पर आज रात ओलों की इस अजीब सी हलचल में उसे लगा कि शायद समय आ गया है इसे पढ़कर अपनी ही गलती के सामने खड़े होने का। दामोदर ने कांपती उंगलियों से शब्दों को छुआ और पत्र की नमी उसके दिल में उतरती चली गई। दामोदर, कोई रिश्ता आंसुओं से नहीं डरता है बस उस चुप से जो प्यार को खा जाती है। उसने पत्र कई बार पढ़ा, हर बार वही चुप उसे अंदर तक चीरती चली गई। बाहर ओले और भी तेज हो गए। खिड़की का झुमका धीरे से बजा जैसे मीरा की किसी पुरानी हंसी की हल्की गूंज लौट आई हो। दामोदर की आंखें नम थी, पर दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे आज रात वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां पछतावा दर्द नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे घाव धोने लगता है। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और खिड़की की दरारों से झांकती हल्की नीली रोशनी को देखा। उस रोशनी में गांव का सन्नाटा और भी गहरा दिखाई दे रहा था, पर उसी गहराई में एक अजीब उम्मीद भी थी, जैसे सुबह की कोई किरण अभी दूर कहीं हो पर चल पड़ी हो उसकी तरफ। दामोदर ने खिड़की का कुंडा पकड़कर थोड़ा सा दबाया, मगर खिड़की जमी हुई थी, सालों की चुप्पी से भरी हुई। उसने जोर नहीं लगाया, बस हल्के से हाथ फेरा। खिड़की खुली या नहीं, उसका मतलब अब उसे समझ आने लगा था। कुछ दरवाजे ताकत से नहीं, पछतावे की गर्म सांसों से खुलते हैं। हवा ने उसके गाल को छुआ और उसे लगा जैसे कोई पुरानी नरमी से भरी मौजूदगी पल भर के लिए
उसके पास आकर खड़ी हो गई हो। ओलों की आवाज अब उतनी तेज नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक और भी गहरा तूफान था जो धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसने पत्र को सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि शायद हीलिंग का रास्ता हमेशा बड़े फैसलों से नहीं खुलता। कभी कभी बस एक पुरानी खिड़की को छू लेने से भी दिल का बोझ हल्का होने लगता है। रात आगे बढ़ रही थी, ओले गिर रहे थे, पर दामोदर के अंदर एक छोटे से साहस का दिया जल उठा था, धीमा पर स्थिर। वो जानता था कि कहानी अभी शुरू हुई है, सच अभी पूरा खुलेगा। और उसका मन जैसे किसी अनकही सुबह की ओर उठने लगा, जहां उम्मीद की पहली किरण शायद उसे फिर से जीना सिखाएगी। दामोदर उसी धीमी सांस के साथ खिड़की के पास झुका रहा, जैसे उसके भीतर उठी छोटी सी उम्मीद अभी टूट न जाए। और बाहर ओलों की आवाज हल्के हल्के बदलती जा रही थी। पहले की तेज चोट अब किसी थके हुए थपथपाहट में बदलने लगी थी, मानो आसमान भी उसकी हल्की राहत को समझकर अपने व्यवहार को नरम कर रहा हो। खिड़की के पास रखी वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जिस पर मीरा शाम के समय सूत काटती थी, आज भी वही थी। उसके पैरों के नीचे जमी धूल में उंगलियों से बनी कभी की गई लकीरें अभी भी दिख रही थी, जैसे उसने जाते जाते आखिरी बार चुपचाप कोई बात लिखी हो और वक्त ने उसे मिटाया नहीं, बस ढक दिया हो। दामोदर ने कुर्सी को हल्का सा छुआ और छूते ही यादों का एक गर्म झोंका उसके भीतर से होकर गुजरा। उसे याद आया कैसे मीरा बारिश की आवाज सुना करती थी, कहती थी कि बारिश में दिल थोड़ा सा सच बोलने लगता है। और आज रात ओले और बारिश मिलकर जैसे उसी सच को खोलने आए थे, जिसे वो इतने वर्षों से खुद से भी छुपाता रहा। हवा ने दरवाजे की दरार को छुआ, मिट्टी की महक कमरे में भरने लगी और दामोदर को एक पल के लिए लगा जैसे मीरा की धीमी चाल इस कमरे में फिर से गूंज गई हो। वो चाल जो बेहद हल्की होने के बावजूद उसे हमेशा ये एहसास दिलाती थी कि वो अकेला नहीं है। उसने अपना हाथ खिड़की के फ्रेम पर टिकाया और आंखें मूंदकर मीरा की आवाज को याद करने की कोशिश की। वही आवाज जो कभी उसकी जिंदगी को इतना कोमल बना देती थी कि दुख भी उस आवाज में घुलकर हल्का लगने लगता था। पर आज जब वो उस आवाज को याद कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसने ही उस कोमलता को एक रात में तोड़ दिया था। उस गलती से जिसे वो जितना भूलना चाहता था, उतना ही गहरा वह उसके भीतर उतर चुकी थी। वो सोचने लगा, क्या रिश्ते सच में सिर्फ एक बात से टूट जाते हैं, या टूटते टूटते इतने थक जाते हैं कि एक छोटी चोट भी उन्हें बिखेर देती है। खिड़की की दरारों से आती ठंडी हवा उसके गालों को छूती रही, पर इस बार उसे लगा कि ठंड से ज्यादा उसकी यादों का बोझ उसे कांपा रहा है। उसने पत्र को फिर खोला और इस बार रोशनी के हल्के कंपन में उसे कागज पर एक छोटा धब्बा दिखा। शायद मीरा के हाथ से गिरा पानी का कोई बूंद, या शायद एक आंसू। वो उस धब्बे पर उंगली फेरने लगा, जैसे सालों बाद किसी भूले नाम को पुकार रहा हो। और उसी स्पर्श में उसे लगा कि शायद मीरा का दर्द वही था जिसे उसने कभी समझा ही नहीं था। उस धब्बे ने उसके भीतर एक अजीब खालीपन खोल दिया, एक ऐसा खालीपन जो पछतावे से भरा था और फिर भी किसी धीमी उम्मीद से रोशन। अचानक ओलों की बारिश थोड़ी तेज हुई और खिड़की का कुंडा हल्के से हिल गया। दामोदर ने देखा कि खिड़की में पड़ी सबसे बड़ी दरार से एक ठंड की लकीर अंदर उतर रही है, और उसी लकीर के साथ उसे एक पुरानी शाम याद आई। वो शाम जब मीरा ने उसी दरार को भरने के लिए कपड़ा लगाया था और धीमे से कहा था, कुछ टूटने घर में होती है, कुछ दिल में, पर दोनों को भरना जरूरी होता है। वो उसी समय समझ सकता था, पर उसने समझा नहीं। और आज वही आवाज उसे किसी दूसरी दुनिया से जैसे लौटकर समझा रही थी कि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। कमरे की हवा अब थोड़ी भारी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि दामोदर के भीतर दबी हुई बातों ने भी अब हिलना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि पछतावा सिर्फ दर्द नहीं होता, कभी कभी वो एक रास्ता भी बनाता है उस जगह की तरफ जहां इंसान खुद को फिर से उसी तरह देखना सीखता है
जैसा वह पहले हुआ करता था। दामोदर ने धीरे से खिड़की खोली। वर्षों पुरानी जमी ठंड के बावजूद खिड़की इस बार थोड़ी सी खुल गई, इतना ही कि एक हल्की हवा अंदर आ सके, और हवा के साथ कुछ ओले कमरे की फर्श पर गिर पड़े, जैसे आसमान ने भी अपनी सच्चाई का एक छोटा हिस्सा उसके कमरे में भेज दिया हो। उन ओलों की टपटपाहट ने कमरे में एक नई लय पैदा की, धीमी, भारी और फिर भी किसी तरह सूदिंग। और उस लय में दामोदर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी गलती अब भी उसे माफ कर सकती है, अगर वो खुद उस रात को माफ करने की कोशिश करे जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसने फर्श पर गिरे ओलों को हाथ में लिया, ठंड, कठोर और फिर भी जल्दी पिघलने वाले, जैसे इंसान का अहंकार भी होता है, बाहर से सख्त पर अंदर से बेहद नाजुक। ओले पिघलते गए, पानी उसकी हथेलियों पर बहता गया और उसे लगा कि शायद इसी तरह उसका दर्द भी बह सकता है अगर वो उसे सच में बहने दे। उसने धीरे से फुसफुसाया, मीरा, अगर तुम कहीं हो तो बस सुन लेना कि मैं अब समझ गया हूं। हवा ने एक क्षण को खिड़की की झिरी को और चौड़ा कर दिया, जैसे किसी अदृश्य मौजूदगी ने उसके शब्दों को स्वीकार किया हो। बाहर की रात अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके भीतर की रात पहली बार थोड़ी रोशन महसूस हो रही थी, जैसे एक छोटी सी लौ किसी गहरी अंधेरी जगह से उठकर कह रही हो कि हीलिंग शुरू हो चुकी है, भले ही बहुत धीरे पर बहुत सच्चाई से। दामोदर ने आंखें बंद की और महसूस किया कि शायद ये रात उसे तोड़ने नहीं, उसे जोड़ने आई है। वो भी बिल्कुल धीरे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुरानी गलती आखिरकार खुद को माफ करना चाहती हो। दामोदर ने आंखें बंद रखते हुए उस हल्की सी हवा को महसूस किया जो खिड़की से अंदर आकर उसके चेहरे पर ठहर गई थी, जैसे किसी लंबे समय से खोई हुई उपस्थिति ने आज पहली बार उसे छूने की कोशिश की हो। और उसी स्पर्श में उसकी सांस थोड़ी भारी होकर भी किसी अनकह सुकून में बदलने लगी। कमरे में बिखरे ओले अब धीरे धीरे पिघल रहे थे और फर्श पर बनी पतली सी पानी की लकीरें उस तरह बह रही थी, जैसे किसी पुराने दर्द की धीमी धारें धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है जब दिल पहली बार अपने बोझ को स्वीकार करता है। उसने महसूस किया कि खिड़की के खुलने ने सिर्फ हवाओं को अंदर नहीं आने दिया, बल्कि उसके भीतर जमा वर्षों की जमी चुप्पी में भी एक छोटा सा रास्ता बना दिया था। ऐसा रास्ता जिससे अतीत की सख्त चुपती परतें पिघलकर किसी समझ में बदल सकती थी। बाहर आसमान में अब भी ओले गिर रहे थे, पर पहले जैसा कठोर शोर नहीं था। अब उनमें एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे आसमान भी दामोदर की धीमी हीलिंग को महसूस कर चुका हो। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। गांव की पगडंडी पर सफेद ओलों की एक चादर फैली थी और उस चादर में हल्की बारिश की बूंदें पड़कर छोटे छोटे गोल दायरों में बदल रही थी, जो हर बार टूटते हुए उसे ये एहसास दिला रहे थे कि टूटना भी कभी कभी एक नए आकार का जन्म होता है। दूर कहीं किसी पेड़ की शाखा धीरे धीरे झुक रही थी, मानो वो पेड़ भी इस ठंड में अपने किसी पुराने बोझ को उतार रहा हो। दामोदर ने आहिस्ता से अपने हाथों में पकड़ा वो धुंधला पत्र फिर खोला। अब की बार उसने पहली पंक्ति पर उतनी देर नजरें टिकाई जितना उसने सालों में कभी नहीं किया था, और शब्द अचानक उसे नए अर्थों में समझ आने लगे, जैसे मीरा की आवाज उन शब्दों के पीछे से उठकर बहुत धीरे उससे कह रही हो कि हर गलती के बाद भी एक रास्ता बचा रहता है, बस इंसान को अपनी ही चुप्पी से बाहर निकलने में वक्त लगता है। उसने पत्र को होठों के पास ले जाकर एक शांत सांस ली, और वो सांस उसे अंदर कहीं बहुत गहरा ले गई, वहां जहां उसकी असल सच्चाई थी, जहां वो जानता था कि मीरा उससे कभी नफरत नहीं करती थी। बस वो उम्मीद खो बैठी थी कि दामोदर कभी सच में उसकी बात सुनेगा। उसने धीमे से फुसफुसाया, काश मैंने तुम्हारी बातें उस दिन पूरी सुन ली होती। और उसी क्षण खिड़की के बाहर हवा ने हल्का सा रुख बदला, जैसे किसी अदृश्य सहमति ने उसके पछतावे को स्वीकार कर लिया हो। कमरे में रखी वो पुरानी लकड़ी की आलमारी, जिसकी चिरचिराहट कभी मीरा को परेशान कर देती थी,
और दामोदर हंसकर कहता था कि ये भी हमारा हिस्सा है। आज बहुत शांत खड़ी थी, पर उसकी एक ढीली चौखट हिलकर जैसे कुछ कहने लगी। दामोदर उस आवाज की ओर बढ़ा और जब उसने चौखट को छुआ तो भीतर से एक छोटा सा कपड़ा थैला गिरा। उसके गिरते ही दामोदर के दिल में एक कंपन दौड़ गई, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को पा लिया हो जिसे वो खो चुका था पर उसके बारे में जानता भी नहीं था। उसने थैला उठाकर खोला। अंदर कुछ सूखे गुलमोहर के फूल थे, वही फूल जो मीरा हर गर्मियों में इकट्ठे करती थी और किताबों के बीच दबा देती थी। कहती थी कि फूलों की खुशबू भले चली जाए, पर उनके रंग याद दिलाते हैं कि दुनिया में नरमी अभी भी बाकी है। फूल आज भी हल्के नारंगी रंग के थे, बस उनकी पंखुड़ियां बहुत नाजुक हो चुकी थी। दामोदर ने उन पंखुड़ियों को हाथ में रखते ही महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूटकर भी एक साथ जुड़ने लगा है, क्योंकि ये फूल मीरा ने शायद उसी समय रखे होंगे जब वो उसके लिए कोई बात दिल में लेकर बैठी थी और दामोदर उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाया था। हवा फिर अंदर आई और फूलों की एक पंखुड़ी उड़कर खिड़की की ओर चली गई, जैसे वो बाहर की बारिश को छूना चाहती हो। दामोदर उस उड़ती हुई पंखुड़ी को देखते हुए सोचने लगा, शायद इंसान के भीतर भी कुछ पंखुड़ियां होती हैं जो तभी उड़ पाती है जब वो खुद को थोड़ा हल्का कर ले। बाहर बारिश थमने लगी थी, पर ओले अब भी गिर रहे थे। उन ओलों की गिरती आवाजों में अब उसे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी रिदमिक शांति महसूस हो रही थी, जैसे किसी धीमी लोरी की तरह वो आवाज उसके मन के भीतर उतर रही हो। उसने सोचा कि शायद प्रकृति भी कभी-कभी इंसान के मन की थकान को समझ लेती है और फिर उसी के हिसाब से आसमान को थाम लेती है। दामोदर ने पत्र को लकड़ी की कुर्सी पर रखा और पंखुड़ियों को धीरे से वापस थैले में रखा, जैसे वह किसी की यादों को दोबारा सुरक्षित कर रहा हो, ताकि वे अब टूटे नहीं, बिखरे नहीं। उसे लगा कि ये रात उसे जितना तोड़ रही थी उतना ही सिखा भी रही थी कि रिग्रेट सिर्फ दर्द नहीं, एक पुल भी होता है, और हीलिंग कोई एक बड़ा क्षण नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे एहसासों से बनती है जो धीरे धीरे इंसान के दिल में रोशनी भर देते हैं। उसने खिड़की की ओर आखिरी बार देखा और उसे महसूस हुआ कि बाहर की ठंडी हवा अब उतनी ठंडी नहीं लग रही, शायद इसलिए कि उसके भीतर का ठंडा कमरा पहली बार थोड़ा गर्म हुआ था। इतना की आशा की एक छोटी चिंगारी किसी कोने में जल सके। दामोदर ने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, शायद मीरा आज भी चाहती होगी कि मैं ये सब समझूं। और उसी क्षण आकाश में कहीं बादलों के पीछे से एक बहुत हल्की, बहुत धीमी चांद सरीखी रोशनी झिलमिलाई, जैसे रात ने स्वयं उसे भरोसा दिया हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हीलिंग का रास्ता अभी और आगे जाएगा। और शायद मीरा की ओर भी। दामोदर उस हल्की सी चांदनी को देखते हुए कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे रात ने पहली बार उससे कोई नरम वादा किया हो, और वो वादा उसके भीतर धीरे धीरे उतर रहा हो, किसी पुराने घाव के किनारों पर फैलती मरहम की तरह। कमरे की खामोशी में अब एक अलग तरह की गर्माहट थी। सर्द हवा के बावजूद, दीवारों पर जमी धूल के बावजूद और फर्श पर पिघलते ओलों की भीगी लकीरों के बावजूद, ये गर्माहट उसकी समझ में आई हुई उस छोटी सी सच्चाई की थी कि इंसान का पछतावा तभी रूप बदलता है जब वो उसे छिपाना बंद कर देता है। उसने कुर्सी पर रखे पत्र को एक बार फिर देखा, पर इस बार उसने उसे उठाया नहीं, बस दूर से ही पत्र पर पड़ती चांदनी को देखते रहा, जैसे वह रोशनी उस धुंधले लिखावट को किसी नई अर्थवत्ता में बदल रही हो। अचानक उसकी नजर खिड़की के ठीक बगल वाली दीवार पर पड़ी, जहां मीरा ने कभी हल्के हाथ से छोटे छोटे फूल बनाए थे, सिर्फ इसलिए कि घर में रंग की कमी महसूस न हो। वे फूल अब लगभग मिट चुके थे, लेकिन दीवार की दरारों के बीच में उनकी हल्की छाप अब भी थी, जैसे यादें पूरी तरह मिटती नहीं, बस अपने रंग बदल लेती है। दामोदर पास जाकर उन निशानों पर उंगली फेरने लगा और एक पुरानी दोपहर उसकी आंखों के आगे उमड़ आई, जब मीरा ने उसी दीवार के पास खड़े होकर उससे कहा था कि घर में रंग तभी टिकते हैं
जब मन की दीवारें भी थोड़ी खुली हों। उस दिन दामोदर ने बात को हंसकर टाल दिया था, पर आज वही वाक्य उसके भीतर गूंज रहा था, धीमा, भारी और बहुत सच्चा। बाहर ओले अब कम पड़ रहे थे। बारिश की बूंदें सूने आंगन पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई थका हुआ दिल आखिरकार अपनी चुप्पी उतार रहा हो। उसने महसूस किया कि रात की हवा में एक हल्की नमी है, वही नमी जो अक्सर तूफान थमने के बाद आती है, जब आसमान खुद को हल्का कर लेता है। वो खिड़की के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हुआ और बाहर देखते हुए सोचा, इतना अंधेरा होने के बाद भी हवा में कोई छोटा सा इशारा था कि सुबह दूर नहीं। उसने खिड़की की चौखट पर रखा वो पुराना मिट्टी का दीपक देखा, आधा जला हुआ, जिसकी बाती काली पड़ चुकी थी। कभी मीरा उसे शाम को जलाया करती थी और उसकी लौ की हल्की कांपती रोशनी में दोनों अपने दिन की छोटी बड़ी बातों पर हंसते हंसते रात कर देते थे। दामोदर ने दीपक को हाथ में लिया, धूल भरा, ठंड से सख्त हुआ, लेकिन अब भी उसी तरह हल्का। उसने उंगली से दीपक की सतह पर जमी सर्दी को साफ किया और उसे लगा जैसे वो सिर्फ दीपक नहीं, अपने भीतर की एक बहुत पुरानी परत को भी साफ कर रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिल में जैसे कोई छोटी सी गर्म किरण चमक रही थी। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी, एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। वो मीरा के पुराने बक्से का टूटा हुआ कोना था, जिसे उसने वर्षों पहले ठीक करवाने का वादा किया था, पर कभी किया नहीं। वो बक्सा मीरा का सबसे प्रिय था, क्योंकि उसमें वो अपनी छोटी छोटी चीजें रखती थी, फूल, चिट्ठियां, धागे और कभी कभी अपनी नाखुशी भी। दामोदर ने टूटी हुई लकड़ी उठाई और उसके हाथ में आते ही स्मृति का एक भारी पल उसके भीतर उमड़ने लगा। वो शाम जब मीरा ने उससे कहा था कि कुछ चीजें तब तक टूटती रहती हैं जब तक कोई उन्हें जोड़ने का मन न बना ले, और दामोदर उस दिन भी हंसकर टाल गया था, जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे बातें अपने आप भर जाएंगी। पर सच्चाई यह थी कि कुछ भी अपने आप नहीं भरता, ना दीवार की दरार, ना मन की दूरी। उसने लकड़ी को हाथ में दबाए रखा, जैसे किसी दबी हुई जिम्मेदारी को पहली बार पहचान रहा हो। कमरे में गिरी हवा की हल्की सरसराहट ने उसकी पीठ को छुआ और उसे लगा कि किसी ने उससे कहा हो, अब समझ रहे हो दामोदर। वो फुसफुसाहट उसे मीरा की तरह ही लगी, कोमल और दबी हुई, जैसे वो लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रही हो। उसने दीपक को खिड़की पर रखा और सोचा कि शायद इस दीपक की लौ को वो आज फिर जला सकता है, न सिर्फ कमरे की ठंड हटाने के लिए, बल्कि अपने भीतर जमी उस ठंड को भी पिघलाने के लिए जो सालों से उसके साथ चिपकी थी। उसने बक्से के टूटे टुकड़े को कुर्सी पर रख दिया और धीरे धीरे कमरे में फैले धूल के बीच ऐसे चलता गया जैसे हर कदम के साथ वो अपने अतीत की किसी गांठ को खोल रहा हो। उसके पैरों की हल्की आहट फर्श पर गूंजती रही, जैसे घर उसे पहचान रहा हो, जैसे दीवारें उसे बता रही हो कि देर सही पर वो सही रास्ते पर लौट आया है। उसने खिड़की से बाहर देखा। ओले अब लगभग थम चुके थे, बारिश की बूंदें बहुत धीमी पड़ गई थी और आसमान में कहीं कहीं हल्के बादलों के बीच पीली रोशनी उभरने लगी थी, जो सुबह की नहीं थी, पर सुबह के आने का संकेत जरूर थी। दामोदर के दिल में एक अजीब सा भरोसा जागा। डर और दर्द अब भी थे, पछतावा भी था, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे कोई कठोर किनारा गोल हो रहा हो। उसने एक धीमी सांस ली और बहुत धीरे से बोला, मीरा, शायद मैं अब सच में समझ रहा हूं। और हवा ने उसी क्षण उसके शब्दों को घर के कोनों में फैला दिया, जैसे ये घर भी वर्षों बाद पहली बार सांस ले रहा हो। रात की ठंड अब उतनी चुभती नहीं लग रही थी और दामोदर को लगा कि हीलिंग का रास्ता शायद इसी तरह चलता है, धीमे छोटे कदमों से, पर हर कदम इंसान को उसके अपने सच के थोड़ा और करीब ले जाता है। और आज इस टूटती हरती रात में उसने महसूस किया कि वो बहुत लंबे समय बाद मीरा से थोड़ी सी दूरी कम करने में सफल हो गया है।
चाहे वो दूरी यादों में हो, पछतावे में हो या खुद की चुप्पी में। दामोदर खिड़की के पास खड़े खड़े उस हल्की होती रोशनी को देखता रहा, जैसे रात अपने आखिरी धागों को धीरे धीरे समेट रही हो और उनमें से एक धागा उसके भीतर भी किसी टूटे हिस्से को जोड़ रहा हो। और कमरे में फैली नमी अब बोझ नहीं बल्कि किसी पुराने सपने की नरम परत जैसी लगने लगी थी। उसने लकड़ी की कुर्सी पर पड़े पत्र की ओर देखा, पर उसे छूने से पहले उसकी नजर खिड़की के नीचे वाले छोटे पत्थर पर गई। वही पत्थर जहां मीरा बारिश के शुरू होते ही अपनी हथेलियां टिका देती थी, ताकि पहली बूंद का ठंडा स्पर्श उसके उंगलियों को छू सके। और दामोदर हंसते हुए कहता कि वो हमेशा प्रकृति के छोटे छोटे संकेतों को महसूस करती है, जबकि वो खुद अक्सर सबसे बड़े संकेत भी नहीं देख पाता। आज उसी पत्थर पर बारिश की बूंदें ठर ठर कर गिर रही थी, धीमी, नर्म, जैसे किसी अधूरी बात की धुन। और दामोदर ने अनायास ही हाथ बढ़ाकर उस ठंडे पत्थर को छू लिया। क्षण भर को उसे लगा जैसे मीरा की वही गर्म हथेली उसके हाथ पर रख दी गई हो। उसके भीतर कोई पुराना दर्द हल्की सी टीस के साथ उभरा, पर उस टीस में अब डर नहीं था, बल्कि एक धीमा, मुलायम स्वीकार था, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस एक साइड में रख दिए जाते हैं ताकि इंसान खुद को समझ सके। कमरे के कोने में रखा वो पुराना लोहे का संदूक, जिसमें मीरा कभी अपनी साड़ियां और त्योहारों की चीजें रखती थी, आज भी वही था, उतना ही जर्जर, उतना ही शांत। दामोदर धीरे से संदूक के पास गया और उंगलियों से उसकी जंग लगी सतह को छुआ। धूल उड़कर हवा में घुल गई और धूल के बीच उसे मीरा के एक वाक्य की याद आई। चीजें चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, उनमें जरा सी भी गर्माहट बची हो तो वे कभी पूरी तरह अकेली नहीं लगती। उस समय दामोदर ने मजाक में कहा था कि उसे चीजें नहीं, लोग अकेले लगते हैं, पर आज उसे लगा कि शायद उस दिन मीरा उसे ही समझा रही थी, खुद को नहीं। उसने धीरे से संदूक खोला। ढक्कन भारी था, पर अंदर एक बेहद हल्की महक थी, वही जिसकी सुगंध मीरा की साड़ियों में होती थी। केसर और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू, जो बरसों बाद भी कमरे में उतरते ही दिल को धीमा कर देती थी। अंदर पुराने कपड़ों के बीच एक छोटा दर्पण रखा था, धुंधला, किनारों से टूटा हुआ, मानो समय ने उसे भी अपने हाथों से छुआ हो। दामोदर ने दर्पण को हाथ में लिया और अपनी परछाई को देखा। वो परछाई उसे थकी, झुकी और चुप दिखाई दी, पर उसी चुप में एक ऐसी नरमी भी थी जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, जैसे पछतावे की बारिश ने उसके भीतर की कठोरता को धीरे धीरे घोल दिया हो। उसे याद आया, मीरा उसी दर्पण में बाल ठीक करते हुए उसे देखती थी और दामोदर कहता था कि उसके चेहरे के सामने दुनिया में और कोई सुंदर चीज नहीं, और मीरा हल्की हंसी से कहती कि सुंदरता आंख में होती है, चेहरे में नहीं। दर्पण आज भी उसी सच्चाई को उसके सामने रख रहा था। वो अपने अंदर की कठोरता देख रहा था और उसी कठोरता के पीछे छिपी वो नरमी भी, जो अब फिर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसने दर्पण को धीरे से संदूक पर रखा और महसूस किया कि हवा में फैली महक अब कमरे को गर्म कर रही है। ये वही गर्माहट थी जिसे वो भूल गया था, जिसे मीरा अपने शांत स्वभाव से घर में भर देती थी। दामोदर ने संदूक बंद किया और खिड़की की ओर लौटने लगा, पर तभी उसकी नजर पुरानी दीवार पर पड़े एक छोटे से काले धब्बे पर गई। ये वही जगह थी जहां कभी दीपक की लौ से धुआं उठकर निशान छोड़ गया था, जब दोनों एक सर्द रात में चाय पीते हुए घंटों बैठकर बातें कर रहे थे और दीपक धीरे धीरे जलते जलते बुझ गया था। उस रात को याद करते ही उसके होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वो रात न किसी तकरार में बीती थी, न चुप्पी में, बल्कि एक ऐसी सहजता में जिसे इंसान उम्र भर ढूंढता रहता है। उसने दीवार पर हाथ रखा और सोचा, क्या कोई खामोशी भी ऐसी हो सकती है जो इंसान को भीतर से गर्म कर दे? शायद हाँ, क्योंकि आज वही खामोशी उसे घेरे हुए थी। बाहर आसमान अब धीरे धीरे साफ हो रहा था।
बादलों की छाया पतली हो रही थी और दूर क्षितिज पर हल्का सा केसरिया रंग उभर रहा था, जैसे सुबह का पहला संकेत रात की बाहें चीरकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दामोदर जानता था कि अभी पूर्ण सुबह नहीं हुई, पर यह संकेत उसके भीतर उम्मीद की एक नई लौ जगा रहा था। उसने खिड़की पर रखा पुराना दीपक देखा, अभी भी शांत, ठंडा और अधूरा। उसके भीतर एक अजीब सी इच्छा उठी कि वो दीपक आज फिर जलाए। शायद ये छोटा सा कदम उसके मन में जमा अंधकार को थोड़ा कम कर दे। शायद मीरा जहां भी हो उसे महसूस कर सके कि वो बदल रहा है, कि वो सच में समझ रहा है। उसने दीपक को उठाया और उंगलियों से उसकी जमी कालिक को साफ करते हुए महसूस किया कि उसका स्पर्श अब कांप नहीं रहा। उसमें एक स्थिरता थी, वही स्थिरता जो किसी स्वीकार के बाद आती है। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मीरा, अगर ये लौ जलेगी तो ये तुम्हारे लिए होगी। और उस वाक्य के साथ उसके भीतर एक अनजाना हल्कापन उतर आया, ऐसा हल्कापन जैसे किसी भारी बोझ को रात धीरे धीरे उठाती चली गई हो। बाहर गिरती आखिरी ओलों की हल्की आवाज अब किसी लोरी जैसी लग रही थी, एक ऐसी लोरी जो टूटे हुए मन को थाम लेती है और उसे कहती है कि सुबह जरूर आएगी, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो। दामोदर ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, धीरे, शांत और बहुत गहराई में, ठीक वैसे जैसे धूप आने से पहले हवा अपना ताप बदल लेती है। उसने दीपक को पकड़ा, खिड़की तक पहुंचा और तय किया कि अब उसका अगला कदम वही होगा जो वर्षों से अधूरा था, वो कदम जो इस रात को सच में एक नई सुबह की ओर मोड़ देगा। दामोदर दीपक को हाथ में थामे खिड़की तक पहुंचा तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर इस बार हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे रात भी उसके भीतर हुए बदलाव के बारे में जान गई हो और अब उसे अपने ठंडे स्पर्श से नहीं डराना चाहती हो। उसने खिड़की की चौखट पर दीपक रखा और अपनी उंगलियों से बाती को सीधा किया। बाती बहुत पुरानी थी, कुछ जगह से टूट चुकी थी, पर भीतर कहीं एक छोटी सी संभावना अब भी बची हुई थी कि वो फिर से जल सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके भीतर बची उम्मीद अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। कमरे की दीवारों पर चांदनी की हल्की परछाइयां थी और उन परछाइयों में दामोदर को ऐसा लगा कि कहीं मीरा की शांत छाया भी मौजूद है, जैसे वो खामोशी से उसे देख रही हो, उसकी हर छोटी कोशिश को महसूस कर रही हो। उसने दीपक के नीचे थोड़ी मिट्टी जमाई ताकि वो स्थिर रहे, क्योंकि हवा अब कभी कभी तेज चलकर दीपक की खाली बाती को झुला रही थी, जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ले रही हो। उसी क्षण उसे याद आया कि मीरा कैसे छोटे छोटे दीपक जलाकर घर को उजाले से भर देती थी और कहती थी कि रोशनी सिर्फ अंधेरे को नहीं काटती, रोशनी इंसान के भीतर की जिद को भी नरम करती है। दामोदर ने अपने हाथों से माचा खोजा, मगर उसे समझ नहीं आया कि इतने सालों में वो कहाँ खो गया। शायद मीरा के जाने के बाद उसने उन चीजों को ढूंढना ही बंद कर दिया था जो रोशनी से जुड़ी थी। वो थोड़ा झुका और संदूक के पीछे हाथ डाला। धूल, मकड़ी के जाले और एक ठंडी सिलाई सुई की तरह चुभती खालीपन की परतें उसके हाथ से टकराई, पर अचानक उंगलियों को एक धातु का हल्का स्पर्श महसूस हुआ। उसने उसे खींचा। वो वही छोटा माचा था जिसे मीरा दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। वो पुरानेपन से काला पड़ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कुछ गर्म स्मृतियां उसमें से निकलकर हवा में घुल गई। वो शामें जब मीरा दीपक जलाते हुए उससे कहती कि कोमल चीजें हमेशा धीमे धीमे ही जगती है। दामोदर की सांस एक पल को अटक गई। उसे लगा कि उसका गला भारी हो रहा है, लेकिन उस हैवीनेस में अब डर नहीं था। वो हैवीनेस केवल उस एहसास की थी कि शायद वो मीरा को कभी सही से समझ ही नहीं पाया। उसने माचा को ठंडे तेल में डुबोया और दीपक के पास ले गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर कांपने में अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक पुरानी भावना की वापसी थी, दबी हुई, टूटी हुई, पर फिर भी जीवित।
उसने तेल की सुगंध को सांस में भरा और उस महक में उसे मीरा की चूड़ियों की हल्की खनक सुनाई देने लगी, जैसे वो पास आकर कह रही हो कि डर मत दामोदर, रोशनी हमेशा लौट आती है। उसने माचा को बाती के पास ले जाकर धीरे से दबाया और एक छोटी सी चिंगारी उठी, बहुत छोटी, बहुत नाजुक, पर असल में वही चिंगारी उस रात की सबसे गहरी खामोशी को चीरने लगी। चिंगारी बुझ गई, दामोदर की आंखें ढुलक गई। उसने सोचा शायद ये भी उसकी तरह इतने वर्षों से बुझी पड़ी थी कि अब आसानी से जलने को तैयार नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। मीरा की वो पुरानी आवाज उसके मन में घूमती रही कि कुछ लौ पहली कोशिश में नहीं जलती, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें रोशनी नहीं होती। उसने एक और कोशिश की। हवा इस बार थोड़ा शांत थी और माचा से उठी चिंगारी बाती को हल्का हल्का छू रही थी। फिर एक पल ऐसा आया जब बाती ने चिंगारी को पकड़ लिया, धीमी, कांपती हुई, लेकिन सच में जल उठी। कमरे में एक बहुत हल्की पीली रोशनी फैलने लगी और उस रोशनी में दामोदर ने अपने हाथों की लकीरों को देखा, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन अब उनमें एक छोटा सा उजाला भी था। दीपक की लौ हवा में डोलती रही और हर डोल के साथ दीवारों पर मेले जुले साए बनते रहे, मानो घर भी अपनी पुरानी कहानियों को आंखें खोलकर सुन रहा हो। दामोदर ने अपनी हथेलियां दीपक के पास रखी और वो गर्माहट उसकी उंगलियों से होते हुए धीरे धीरे उसके सीने तक पहुंच गई, वहां तक जहां उसने मीरा के लिए सबसे ज्यादा गलती रखी थी। और वही गर्माहट अब उस गलती के चारों ओर फैलने लगी, जैसे किसी ठंडे पत्थर पर सुबह की पहली धूप गिर रही हो। वो खिड़की पर झुका और बाहर देखा। आकाश अब लगभग साफ था। कुछ बादलों के पीछे चांद की किरणें दिखाई दे रही थी और दूर कहीं किसी पेड़ पर बैठे पक्षी की बहुत हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। वो आवाज रात की गहराई में खो जाने वाली नहीं थी, बल्कि वो आने वाली सुबह की पहली हलचल जैसी थी। दामोदर ने महसूस किया कि उसके भीतर भी कोई छोटी हलचल चल रही है। वो हलचल जो बिखरने से नहीं आती, बल्कि जुड़ने से आती है। उसने दीपक को थोड़ा भीतर खिसकाया ताकि हवा उसे बुझा न दे और खिड़की के बाहर टंगी उस पुरानी घंटी को देखा जो मीरा ने कभी मेले से लाकर लगाई थी। हवा के साथ घंटी हल्के हल्के बज रही थी। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, ऑलमोस्ट एक फुसफुसाहट की तरह, लेकिन वो फुसफुसाहट दामोदर के भीतर कुछ खोलने लगी थी, कुछ ऐसा जो वर्षों से बंद था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, ये लौ सिर्फ दीपक की नहीं है, ये मेरी भी है। और उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही उसने महसूस किया कि ये नमी दुख की नहीं, राहत की है। कमरे का अंधेरा अब उतना भारी नहीं था। दीपक की छोटी सी लौ उसे टुकड़ों में काट रही थी, जैसे आशा का एक पतला सा तंतु सबसे गहरे कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। दामोदर ने खुद को उस रोशनी में खड़ा पाया और उसे लगा कि ये रात अब सिर्फ पछतावे की नहीं रही। ये रात अब उस हीलिंग की शुरुआत बन चुकी है जिसे वो कभी समझ नहीं पाया था। उसने खिड़की के पास बैठते हुए दीपक की लौ को देखा और उसकी धीमी रोशनी में उसे लगा कि मीरा की मुस्कान कहीं बहुत दूर से उसकी ओर लौट रही है, धीमी, शांति से भरी और उम्मीद से भरी। और वो जान गया कि सुबह अब सच में दूर नहीं। दामोदर दीपक की छोटी सी कांपती लौ को देखते हुए खिड़की के पास बैठ गया, मानो वो लौ सिर्फ कमरे को नहीं, बल्कि उसके भीतर की किसी बहुत पुरानी अंधेरी गुफा को भी रोशन कर रही हो। और उसकी धीमी गर्मी उसके दिल में जमी उस सर्द परत को पिघला रही हो जो मीरा के जाने के बाद वहां जमा होती चली गई थी। बाहर का आसमान अब साफ होता जा रहा था, लेकिन अभी भी रात का नीला अंधेरा अपनी आखिरी पकड़ बनाए हुए था, जैसे जाने से पहले वो दामोदर की इस नई समझ का साक्षी बनना चाहता हो। हवा की हल्की सीटी खिड़की के कोने से गुजरते हुए कमरे में एक मुलायम सी सरसराहट पैदा कर रही थी और खिड़की के बाहर टंगी घंटी उस हवा के साथ कुछ ऐसे बज रही थी जैसे कोई बहुत पुराना गीत अपनी अनसुनी धुन में लौटने की कोशिश कर रहा हो। धीमा,
टूटता हुआ पर भाव से भरा। दामोदर ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी। ठंड अब भी थी, पर उसमें पहले वाली चुभन नहीं थी। अब वो ठंड सिर्फ याद दिलाती थी कि रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन खत्म होने के बेहद करीब है। उसने लकड़ी की कुर्सी पर पड़े पत्र की ओर देखा। वो हल्के हल्के हवा में हिल रहा था, जैसे कोई अनकहा सवाल पूछ रहा हो। क्या सच में दामोदर अब तैयार है वो सब सुनने के लिए जो मीरा ने अपने आखिरी शब्दों में लिखा था? दामोदर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे कदमों से कुर्सी तक पहुंचा और बिना पत्र उठाए ही उसके सामने खड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा कि पत्र की धुंधली लिखावट उसे पुकार रही हो, न आरोप में न शिकायत में, बल्कि एक नर्म स्वर में, जैसे कोई कह रहा हो कि सत्य हमेशा आवाज नहीं करता, कभी कभी सिर्फ इंतजार करता है। उसने खिड़की से आती हल्की चांदनी में पत्र को देखा। उसकी स्याही कुछ कुछ जगहों पर मिट चुकी थी। शायद मिट्टी की नमी ने या समय की ठंड ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन शब्दों का भाव अब भी उतना ही सजीव था। उसने उंगलियों को पत्र के बिल्कुल किनारों पर रखा, मानो वो किसी फ्रेजाइल चीज को छू रहा हो। और शायद वो फ्रेजाइल चीज सिर्फ पत्र नहीं, उसकी अपनी यादें भी थी। अभी वो पत्र को उठाने ही वाला था कि हवा ने अचानक थोड़ा जोर पकड़ा और खिड़की की पतली दरार से आई उस हवा ने पत्र को हल्का सा धकेल दिया। पत्र खिसक कर जमीन पर आ गिरा और उसके गिरते ही कमरे की खामोशी में एक बहुत धीमी सी आवाज गूंज उठी, किसी सूखे कागज की, किसी भूली याद की, किसी अधूरे संवाद की। दामोदर झुककर पत्र उठाने लगा, पर जैसे ही उसने पत्र को पकड़ा, उसके अंदर एक ऐसी पुरानी टीस उठी जिसे वर्षों से वो खुद से भी छिपाता आया था। वही टीस जो पहली बार मीरा की आंखों में दिखी थी जब उसने वो कड़वा शब्द कहा था जिसने उनके बीच की नरमी को चीर दिया था। वो पल उसके मन में किसी चुभी हुई सुई की तरह बैठा था, लेकिन आज दीपक की लौ की हल्की रोशनी में उस सुई की चुभन दर्द नहीं, अर्थ बनकर उभरने लगी। उसने पत्र खोला और इस बार शब्द उसे पहले जैसे दूर नहीं दिखे। इस बार वे उसके बिल्कुल सामने थे, जैसे कोई धुंध हट गई हो। मीरा की लिखावट छोटी, सावधानी से भरी हुई थी। हर अक्षर में एक ऐसा धैर्य था जो प्रेम में भी मिलता है और दुख में भी। उसमें लिखा था, दामोदर, अगर कभी तुम ये पत्र पढ़ो तो जान लेना कि कुछ टूटने इसलिए आती है ताकि इंसान खुद को फिर से देख सके। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मेरी चुप्पी तुमसे कहती है कि दिल को चोट तब नहीं लगती जब कोई गलती करता है, बल्कि तब लगती है जब कोई गलती समझता नहीं। ये पंक्तियां जैसे किसी गहरे कुएं से निकलकर उसकी आत्मा में उतर गई और वो क्षण भर को सांस लेना भूल गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन ये कांपना डर का नहीं था, ये समझ का कांपना था। वही कांपना जो मन को पिघलाकर नरम बना देता है। उसने पत्र के बाकी हिस्से पढ़े। मीरा ने लिखा था कि जीवन कभी कभी दोनों को अलग रास्तों पर ले जाता है, पर उन रास्तों के बीच भी यादों की छोटी खिड़कियां बनी रहती है, जहां से इंसान दूसरे को दूर से ही सही लेकिन समझ सकता है। उसने ये भी लिखा था कि अगर कभी दामोदर सच में पछतावे को समझ ले तो वो उस खिड़की को खुला छोड़ दे ताकि हवा उसकी चुप्पी को बहाकर ले जा सके। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं, पर वो आंसू रोके रहा, न इसलिए कि वो गिरना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो आंसू अब दर्द की बजाय राहत के थे। उसने पत्र को सीने से लगाकर कुछ देर आंखें बंद की और उस चुप्पी में उसे ऐसा लगा जैसे मीरा की आवाज कहीं बहुत दूर से धीरे धीरे उसके आसपास घूम रही हो, उसे थामते हुए कह रही हो कि अब तुम समझ रहे हो और यही काफी है। खिड़की से आ रही हवा कुछ गर्म लगने लगी थी, या शायद उसका अपना दिल थोड़ा गर्म हुआ था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर आसमान में अब नीला रंग थोड़ा हल्का हो गया था और क्षितिज के पास बहुत हल्की सुनहरी रेखा उभर रही थी, जैसे सुबह का पहला वादा रात के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि अब चलने का समय आ गया है। दामोदर ने पत्र को सावधानी से मोड़ा।
उसे छाती से लगाकर शांत सांस भरी और उस दीपक को देखा जिसकी लौ अभी भी छोटी थी पर स्थिर थी, बिल्कुल उसके मन की तरह। और उस क्षण उसने महसूस किया कि शायद पहली बार वो सुबह का इंतजार करने के लिए तैयार है, सच में तैयार। दामोदर उस सुनहरी होती क्षितिज रेखा को देखता रहा, जैसे वो रेखा रात और सुबह के बीच खिंचा कोई अदृश्य दरवाजा हो। एक ऐसा दरवाजा जो वर्षों से बंद था और आज पहली बार थोड़ा खुलासा लग रहा था। और उसकी पतली सी रोशनी उसके भीतर के किसी अंधेरे कमरे में उतरकर एक ऐसी जगह को रोशन कर रही थी जिसे उसने खुद भी कभी ठीक से देखा नहीं था। कमरे में दीपक की छोटी लौ टिमटिमाती रही और उसकी रोशनी कभी दामोदर की झुर्रियों को छूती, कभी दीवार पर पड़े उन पुरानी रेखाओं को जिन्हें मीरा ने हंसते हुए कहा था कि ये घर बूढ़ा नहीं, बस अनुभव वाला है। आज वही दीवारें मानो नई लग रही थी। नहीं, नई नहीं, बल्कि इतनी शांत कि उनमें बीते वर्षों की अनकही बातें भी किसी नरम लोरी की तरह तब्दील हो रही थी। दामोदर ने पत्र को सीने से कुछ और कसकर लगाया और महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अब भारी नहीं लग रही। उसमें एक स्थिरता थी, जैसे किसी लंबे तूफान के बाद समंदर का पानी पहली बार समतल हुआ हो। वो कुर्सी पर बैठ गया और खिड़की से आती हवा अब धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी थी। वो हवा न ठंडी थी न गर्म, बल्कि वैसी थी जैसी किसी पुराने घाव पर रखे गए गीले कपड़े की होती है, सुकून देने वाली और किसी तरह अंदर तक उतर जाने वाली। उसे याद आया कि मीरा हवा के बदलने को हमेशा महसूस कर लेती थी। वो कहती थी कि मौसम भी इंसान की तरह होता है, कभी रूठ जाता है, कभी मुस्कुरा देता है और कभी बिना कुछ कहे उसे समझाने लगता है कि हालात बदल सकते हैं। दामोदर ने आंखें बंद की और थोड़ी देर हवा की सरसराहट सुनी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे कोई जमी हुई खिड़की अपने कब्ज से बाहर निकल रही हो। फिर उसने धीरे से फर्श पर पड़े उस छोटे से थैले को उठाया जिसमें मीरा के दबाए हुए फूल थे। उसे लग रहा था कि इन पंखुड़ियों में भी समय की थकान के बावजूद कोई छोटा सा रंग बचा हुआ है, जैसे इंसान के भीतर चाहे कितना भी पछतावा भर जाए, फिर भी कहीं न कहीं एक छोटा सा आशा का कण बचा रह जाता है। उसने थैले की पंखुड़ियां अपनी हथेली पर गिराई। नारंगी रंग अब फीका था, लेकिन उनका स्पर्श अभी भी कोमल था। उन पंखुड़ियों को देखते हुए उसकी आंखों में मीरा की वो मुस्कान उभर आई जो थकानों को भी गर्माहट दे देती थी। उसने पंखुड़ियां खिड़की की ओर ले जाकर हवा में धीरे से छोड़ दी। वे पंखुड़ियां हवा में तैरने लगी, कुछ बाहर चली गईं, कुछ खिड़की की चौखट पर अटक गई, जैसे उसकी यादें भी कुछ जाने को तैयार थी और कुछ अभी भी उसी घर में टिके रहना चाहती थी। तभी अचानक उसने आंगन में एक हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई बूढ़ा पेड़ अपनी शाखा हिलाकर रात के बोझ को उतार रहा हो। वो खिड़की से झुककर नीचे देखने लगा। हवा अब ओलों को पूरी तरह शांत कर चुकी थी और आंगन में जमी सफेद परत पर कहीं कहीं पानी की पतली रेखाएं चमक रही थी जो धीरे धीरे धरती में समा रही थी। ये दृश्य उसे अजीब सा शांत लगा, जैसे उसकी अपनी गलतियां भी पिघलकर मिट्टी में उतर रही हों और उसी मिट्टी से शायद कोई नई शुरुआत उगने वाली हो। उसने आंगन में पड़े उस पुराने पायदान को देखा। मीरा उसे साफ करती थी और कहती थी कि घर का बाहर का हिस्सा भी भीतर की तरह साफ होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने मन का बोझ दरवाजे पर उतार कर ही घर में प्रवेश करे। आज वो पायदान ओलों से ढका था, लेकिन उसके नीचे कहीं वही पुरानी बुनावट थी। दामोदर को लगा शायद वो इसे भी साफ कर सकता है। शायद छोटी सी कोशिश भी उस दूरी को कम कर सके जो अब सिर्फ यादों में बची थी। धीरे से उसने खिड़की खोली। इस बार खिड़की बिना विरोध के खुल गई, मानो समझ गई हो कि उसका खुलना अब सिर्फ हवा को आने देने का नहीं, बल्कि दिल को खुलने देने का संकेत है। बाहर की ठंडी बयार के साथ सुबह की हल्की सुनहरी आभा भीतर आई और दीपक की लौ को कुछ क्षणों के लिए और चमका गई।
दामोदर ने खिड़की के नीचे रखा पुराना झाड़ू उठाया। वो वर्षों से वही पड़ा था। उसके हाथों में आते ही पुरानी लकड़ी ने एक हल्की चिरचिराहट की आवाज निकाली, जैसे कोई अनसुनी चीज जीवित हो उठी हो। वो आंगन में उतरा और धीरे धीरे पायदान पर जमे ओलों को साफ करने लगा। हर झाड़ू के चलने से ओले एक तरफ खिसकते रहे और नीचे की बुनावट धीरे धीरे दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ पायदान नहीं, बल्कि अपने भीतर भरे वर्षों के बोझ को साफ कर रहा हो। उसकी सांसें ठंडी हवा से टकराकर धुंध बन रही थी, लेकिन उसके दिल में उठती गर्मी उस धुंध को भी कम कर रही थी। पायदान साफ होते ही उसने एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने सच में किसी पुराने भारी दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया हो। वो वापस कमरे में गया, पत्र को उठाया और खिड़की से आती सुनहरी रोशनी में उसे पढ़ते हुए महसूस किया कि मीरा की आवाज अब किसी दबी हुई चुप्पी की तरह नहीं, बल्कि किसी सुबह की किरण की तरह सुनाई दे रही है। धीमी लेकिन भरोसा दिलाने वाली। दीपक की लौ अब स्थिर थी और उसकी रोशनी दामोदर के चेहरे पर पड़कर ऐसा लग रही थी जैसे उसकी थकी हुई लकीरों में भी किसी नए अध्याय की शुरुआत लिखी जा रही हो। उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, मीरा, मैं ये सब सीख रहा हूं, देर से सही पर सच में सीख रहा हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, हवा ने कमरे में एक नरम सी हरकत की, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो और उसे यकीन दिला दिया हो कि उसकी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। दामोदर कमरे में हल्की फैलती रोशनी को देखते हुए कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे सुबह आने से पहले की वो नर्म सी सीमा उसके भीतर भी किसी गहरी जगह को छू रही हो। और दीपक की कांपती लौ अब उस खामोशी में एक छोटा सा दिल बनकर धड़क रही हो। हवा खिड़की से होकर भीतर आई और पत्र के किनारों को फिर से हल्का सा हिलाने लगी, लेकिन इस बार वो हिलना बेचैनी का नहीं था। वो किसी जागते हुए एहसास की तरह था, जैसे पत्र कह रहा हो कि अभी भी कुछ कहना बाकी है। दामोदर ने पत्र को हाथ में लेकर एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। सांस में मिट्टी, ओलों की नमी और दीपक के तेल की महक थी, और उन महकों में उसे मीरा की उपस्थिति फिर महसूस हुई, मानो वो उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर कह रही हो कि अब तुम तैयार हो। उसने धीरे से आंखें खोली और कमरे के उस कोने की ओर देखा जहां पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, सालों से बंद, सालों से चुप। वो अलमारी कभी मीरा का छोटा सा खजाना थी। वो उसमें अपनी यादें रखती थी, अधूरे गीत, आधे लिखे हुए नोट्स, सूखे फूल और कभी कभी अपने मन की थकान भी। दामोदर ने उसके पास जाकर दरवाजे पर उंगलियां फेरी। धूल की परत उखड़कर हवा में फैल गई और पुराने लकड़ी की खुशबू उसके हाथों से होकर उसके दिल में उतरती चली गई। उसने कुंडी दबाई। कुंडी कुछ क्षण अटकी, जैसे वो वर्षों की शिकायतें सुनाने से पहले सोच रही हो कि अब खोला जाए या नहीं, पर फिर धीरे से खुल गई। अलमारी के भीतर अंधेरा था, लेकिन दीपक की छोटी लौ की परछाई ने भीतर के सामान को एक हल्का सा रेखाचित्र दे दिया। उस रेखाचित्र में कुछ ऐसा था जो दामोदर को वही जड़ कर गया। ऊपर वाली शेल्फ पर एक पुरानी भूरे रंग की कॉपी रखी थी। उस पर हल्की सी धूल जमी थी और किनारों पर समय ने छोटे छोटे दांते उकेर दिए थे। वो कॉपी मीरा की थी, उसकी कविताओं की, उसके मन के उन हिस्सों की जिन तक दामोदर कभी सच में पहुंच नहीं पाया था। उसने कांपते हाथों से कॉपी उठाई और जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना खोला, उसे मीरा की लिखावट से निकली एक पुरानी सांस महसूस हुई। कागज के पुरानेपन में भी एक ताजगी छिपी थी, जैसे उसके शब्द आज भी जीवित थे और कह रहे थे, मैंने खुद को कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। कॉपी में लिखी पहली कविता का शीर्षक था, ओलों की रात के बाद। दामोदर का दिल एक पल को धक्सा रह गया, मानो मीरा ने यह कविता उन्हीं क्षणों के लिए लिखी हो जिन्हें वो आज जी रहा था। कविता में लिखा था, कुछ रातें टूटती नहीं, बस थककर धीमी पड़ जाती है।
कुछ दिल बुझते नहीं, बस रोशनी ढूंढने में वक्त लगाते हैं। और कुछ लोग दूर नहीं होते, बस सही समझ के इंतजार में रहते हैं। इन पंक्तियों ने दामोदर को भीतर तक भिगो दिया, जैसे मीरा ने अपनी चुप आवाज से उसे वर्षों पहले ही सब कुछ समझा दिया था। लेकिन वो सुन न पाया, देख न पाया। उसने पन्ने पलटे, हर पन्ने में एक छोटी सी बात थी, एक पुकार, एक कोशिश, एक उम्मीद। एक जगह मीरा ने लिखा था, कभी अगर घर में रखी खिड़की खुद खुले तो समझ लेना कि हवा लौट आई है, और हवा कभी अकेली नहीं लौटती। ये पढ़कर दामोदर के गले में किसी गर्म गांठ की तरह दर्द उठा। उसे लगा मीरा सच में आज रात इस घर में लौट आई है, सिर्फ हवा में नहीं, सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि उसके भीतर फैलती उस समझ में जिसने पहली बार उसके दिल को नरम किया है। उसने कॉपी को धीरे से बंद किया और अपनी छाती से लगाया, जैसे वह किसी बच्चे को थाम रहा हो जो वर्षों से रो रहा था। कमरे की खामोशी अब वैसी नहीं थी। उसमें एक बहुत हल्की, बहुत नर्म धुन थी, जैसे कोई अधूरा गीत पूरा होने की कोशिश कर रहा हो। दामोदर ने खिड़की के बाहर देखा। अब आसमान में सुनहरा रंग फैलने लगा था। सुबह अभी जन नहीं ली थी, लेकिन उसका पहला स्पर्श हवा में महसूस होने लगा था। वो कुछ देर वही खड़ा रहा, कॉपी को सीने से लगाए, जैसे किसी सुनी हुई कहानी को जी रहा हो। फिर उसने धीरे से सोचा, शायद अब वो काम कर सकता है जो इतने सालों से अधूरा है। शायद अब वो उस दूरी को पूरी तरह मिटा सकता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। बाहर आंगन की मिट्टी ओलों के पिघलने से चमक रही थी, साफ, गीली और नई शुरुआत के लिए तैयार। दामोदर ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर कदम बढ़ाने ही वाला था कि कमरे की घंटी ने फिर हल्की सी आवाज की, इतनी धीमी कि सुनाई भी नहीं देती, पर इतना भाव से भरी कि मन को ठहरने पर मजबूर कर दे। उसने लौटकर दीपक की लौ को देखा। वो अब और स्थिर और उजली लग रही थी, जैसे वो खुद अपनी छोटी सी रोशनी से उसे कह रही हो कि अब चलो, सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। दामोदर ने सिर झुकाया, अपने भीतर की एक लंबी सांस छोड़ी, और उसे महसूस हुआ कि कई वर्षों बाद किसी दिन का आरंभ उसके हाथों में इसलिए नहीं आ रहा कि समय सुबह आया है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर एक रात सच में खत्म होने लगी है, धीमी, शांत और पूरी स्वीकार्यता के साथ। दामोदर खिड़की के पास खड़े खड़े उस सुनहरी होती रोशनी को देखता रहा, जैसे सुबह का पहला स्पर्श उसके मन के सबसे अंधेरे कोने तक पहुंचकर कह रहा हो कि अब रात को विदा लेने का समय है। और उस रोशनी में उसे एक ऐसी नरमी महसूस हुई जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। एक ऐसी नरमी जो न आंखों से छलकी, न शब्दों में आई, बस दिल के सबसे शांत हिस्से में जाकर बैठ गई। वो धीरे से खिड़की के बाहर उतरा। कदमों के नीचे ओलों का पिघला पानी ठंडा था, पर उस ठंड में भी एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी कठिन पल को समझ लेने के बाद मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आंगन अब पहले जैसा सख्त नहीं था। मिट्टी नरम हो चुकी थी, ओले मिट चुके थे, और गीली धरती पर हल्की सी भाप उठ रही थी, मानो रात के आंसू अब सुबह की गर्मी में बदल रहे हों। दामोदर ने आंगन के बीच रखा वो पुराना लकड़ी का तख्ता देखा। मीरा उसी पर बैठकर सुबह की पहली धूप का इंतजार करती थी, और दामोदर हंसकर उससे कहता था कि इतनी ठंड में बैठने का क्या फायदा। लेकिन मीरा मुस्कुराकर कहती कि धूप हमेशा पहले मन में उतरती है, फिर शरीर में। आज उसी तख्त पर हल्की सी ओस जमी थी, और दामोदर ने अपनी उंगलियों से उसे छूते ही एक हल्की सी ठंड अपने भीतर महसूस की। वही ठंड जो उसे याद दिलाती थी कि मीरा की बातें हमेशा सरल थी, लेकिन उनमें छुपा अर्थ वो तब नहीं देख पाया। उसने तख्त पर बैठकर आसमान की ओर देखा। बादल अब लगभग हट चुके थे, और नीले रंग की गहराई में हल्की हल्की सुनहरी लकीरें उभर आई थी, जो किसी शांत क्षण की तरह उसके दिल में उतर रही थी। हवा बहुत धीरे चल रही थी, इतनी धीरे कि पत्तियों की हिलचाल भी किसी लोरी की तरह लग रही थी, और घंटी की खनक अब गहरी नहीं,
बस एक धीमी सांस की तरह सुनाई दे रही थी, मानो घर खुद उसे कुछ कह रहा हो। बहुत नर्म, बहुत धीरे। दामोदर ने जेब से वो कॉपी निकाली, मीरा की कविता वाली। उसने उसे खोला और वही कविता फिर पढ़ी, ओलों की रात के बाद। इस बार उसे लगा कि ये शब्द किसी जादू की तरह उसके भीतर घुल रहे हैं, जैसे उसकी सारी कठोरताएं धीरे धीरे पानी बनकर बह रही हो। वो हर पंक्ति पढ़ता गया और हर पंक्ति उसके भीतर एक नया कमरा खोलती गई। कभी एक पुरानी मुस्कान, कभी एक कहे बिना रह गई बात, कभी एक छोटी सी गलती और कभी एक बड़ी सी समझ। उसने कॉपी बंद की और उसे अपनी छाती से लगाया, जैसे मीरा वही बैठी हो, उसकी सांस से उसकी सांस मिल रही हो और दोनों के बीच एक ऐसा मौन फैल रहा हो जिसमें कोई दूरी नहीं, सिर्फ स्वीकृति हो। तभी उसकी नजर आंगन के कोने में पड़ी उस टूटी हुई मिट्टी की हांडी पर गई। वो वही हांडी थी जिसमें मीरा तुलसी को पानी देती थी। हांडी किनारे से टूटी हुई थी और उनमें से मिट्टी बाहर गिरकर एक छोटी ढेरी बना रही थी। उसने उठकर हांडी को हाथ में लिया। मिट्टी सूख चुकी थी, पर उसमें कहीं हल्की सी हरियाली भी थी, जैसे कोई छोटा सा पौधा समय की मार से बचने की कोशिश कर रहा हो। दामोदर ने उस मिट्टी को छुआ और उसे लगा कि शायद ये भी किसी कहानी की तरह है, टूटा हुआ पर पूरी तरह मरा नहीं, बिखरा हुआ पर फिर भी जड़े थामे हुए। उसने हांडी को खिड़की के पास रखा और सोचा, शायद वह इसे ठीक कर सकता है। शायद इस टूटन में भी कुछ ऐसा है जो उसे मीरा की तरह सरलता और स्वीकार का मतलब समझा सके। वो घर के भीतर लौटा। दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे किसी वचन की तरह, जैसे किसी हाथ की तरह जो कहता है कि मैं यहां हूं। उसने फर्श से अपनी पुरानी शाल उठाई। मीरा उसे हर सर्दी में उसके कंधों पर डालती थी और वो हंसकर कहता था कि उसे ठंड कभी नहीं लगती। आज वो शाल उसके हाथ में आई तो उसने उसे कंधों पर रखा और महसूस किया कि उसमें मीरा की उंगलियों का स्पर्श अब भी कहीं बचा हुआ है। बहुत हल्का, बहुत पुराना, पर इतना सच्चा कि उसका दिल एक पल को थमसा गया। वो कुर्सी पर बैठा और शाल को खुद पर कसते हुए हवा का रुख देखा। अब हवा में ठंड नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गर्मी थी जो सुबह से पहले उठती है और दिल को कहती है कि थोड़ा और ठहरो, थोड़ा और समझो, थोड़ा और पिघलो। दामोदर ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की पहली किरण अभी तक जमीन पर नहीं उतरी थी, लेकिन आसमान के ऊपर वो हल्का सा सुनहरा गोला अब साफ दिखने लगा था। उसने महसूस किया कि उसी तरह उसके भीतर भी एक छोटी सी किरण उभर रही है, जो अभी पूरी रोशनी नहीं बनी, पर उसकी दिशा तय कर चुकी है। उसने धीमे से फुसफुसाया, मीरा, अगर तुम सुन रही हो तो बस इतना जान लो, अब मैं सच में बदल रहा हूं। हवा ने उसके शब्दों को उठाकर पूरे कमरे में फैला दिया, दीवारों तक, खिड़की तक, उस पुरानी घंटी तक और शायद उससे भी आगे, जहां मीरा की यादें रहती थी। दीपक की लौ एक पल को तेज चमकी और दामोदर ने महसूस किया कि ये रात अब सच में जाने को है और सुबह अब सिर्फ आकाश में नहीं, उसके भीतर भी उगने लगी है। दामोदर आसमान में उभरती उस सुनहरी रेखा को निहारे जा रहा था, जैसे सुबह धीरे धीरे उसकी ओर चलकर आ रही हो, किसी पुरानी दोस्त की तरह जो लंबे समय बाद मिलती है और बिना कुछ कहे ही सारी थकान अपने साथ ले जाती है। आंगन की मिट्टी अब धूप के इंतजार में शांत पड़ी थी, गीली, नरम और नई शुरुआत के लिए तैयार। उसने खिड़की पर रखे दीपक की लौ को देखा। वो अब और स्थिर और गहरी होती जा रही थी, मानो रात का अंधेरा उस लौ के सामने झुककर विदा ले रहा हो। हवा में थोड़ी गर्मी घुलने लगी थी और उसके साथ एक ऐसी सुगंध फैली थी जो मिट्टी की नमी, ओलों के पिघले पानी और किसी अनकही राहत का मिश्रण थी। वही सुगंध जो मीरा की मौजूदगी की याद दिलाती थी। दामोदर ने अपनी शाल को कसकर ओढ़ा और कमरे की ओर एक धीमा कदम बढ़ाया, फिर रुका, क्योंकि उसे एहसास हुआ
कि अभी एक काम बाकी है, एक छोटा सा कदम जो उसके भीतर की यात्रा को पूरा करेगा। वो अंदर लौटा और संदूक के पास जाकर झुका। उसने वो टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया जो मीरा के बक्से से गिरा था। वो टुकड़ा उसके हाथ में आते ही फिर वही पुरानी टीस जगाता था, लेकिन आज उसमें दर्द कम और एक नरम सी समझ ज्यादा थी। वो उसे लेकर बाहर आया और आंगन में रखी उस हांडी के पास खड़ा हो गया जो किनारों से टूटी हुई थी, पर उसकी मिट्टी में अब भी हरियाली का छोटा सा संकेत था। दामोदर ने हांडी के किनारों को उंगली से छुआ। मिट्टी उखड़ रही थी, किनारे ढीले थे, लेकिन उसके भीतर जड़ें अब भी सांस ले रही थी। उसे लगा कि शायद इस हांडी को ठीक करना सिर्फ मिट्टी का काम नहीं, बल्कि उसके दिल का काम है। एक ऐसा काम जो देर से सही पर अब जरूरी है। उसने धीरे धीरे मिट्टी की दरारों को पानी से भिगोया, अपने हाथों से उन्हें दबाया और टूटी जगह के पास वो लकड़ी का टुकड़ा लगाया, ठीक वैसे जैसे मीरा कभी घर की दरारें कोमलता से भरती थी, बिना हड़बड़ी के, बिना शिकायत के। लकड़ी का वो छोटा सा हिस्सा हांडी की दरार के साथ ऐसे बैठ गया जैसे वो हमेशा से वही होना चाहता था। और हवा ने उसी क्षण हल्के से घंटी हिलाई, एक बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म खनक के साथ, जैसे किसी ने उसे चुपचाप सराह दिया हो। दामोदर के चेहरे पर अनजाने ही एक हल्की मुस्कान आई, वही मुस्कान जो बहुत समय से गायब थी और जो आज सुबह की पहली किरण आने से पहले उसके भीतर लौट आई थी। उसने हांडी को आसमान की ओर उठाकर देखा, जैसे वो जानना चाहता हो कि क्या सुबह उसे पूरा स्वीकार करेगी। और उसी क्षण क्षितिज के पीछे से पहली सुनहरी किरण उठी, धीरे धीरे आसमान पर फैली और फिर आंगन की मिट्टी पर उतरकर चमकने लगी। उस रोशनी ने उसके पैरों के पास लंबी परछाई बना दी। परछाई अब पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी, उसमें हल्कापन था, जैसे रात अब उसके पीछे खड़ी होकर कह रही हो कि तुमने मुझे समझ लिया, अब मैं जा सकती हूं। दामोदर ने हांडी को खिड़की पर रखा और फिर वो दीपक के पास बैठ गया। लौ अब सुबह की रोशनी से घिरी हुई थी, फिर भी जल रही थी, छोटी, कोमल और दृढ़। उसने दीपक से निकलती गर्मी को अपने हाथों के पास लाया और उसके भीतर एक अनजाना सुकून फैलता चला गया। ऐसा सुकून जो पछतावे के बाद आता है, जब इंसान खुद को माफ करने की हिम्मत जुटा लेता है। उसकी आंखें नम हुई, पर उन आंसुओं में दर्द नहीं था। वो आंसू किसी पुराने बोझ के उतरने के थे, किसी माफी के पूरे होने के थे, किसी नए आरंभ की स्वीकृति के थे। उसने कमरे की ओर देखा, दीवारों के निशान, फर्श की नमी, संदूक की पुरानी चिरचिराहट, सब कुछ उसे आज अजीब तरह से अपना लग रहा था, जैसे घर भी उसे इतने समय बाद उसी तरह स्वीकार कर रहा हो जैसा कभी मीरा करती थी। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ और बाहर फैलती सुबह को देखता रहा। पक्षियों की पहली आवाज उठी, हवा में हल्का संगीत घुला और सूरज धीरे धीरे आंगन के किनारों पर उतरने लगा। दामोदर ने एक बेहद धीमी सांस ली और बहुत ही मुलायम स्वर में कहा, मीरा, तुमने मुझे आज भी समझा दिया। हवा ने उस स्वर को पकड़कर सूरज की ओर उछाल दिया और दामोदर को लगा कि कहीं बहुत दूर, शायद किसी रोशनी के किनारे, मीरा मुस्कुरा रही है। उसने दीपक की लौ को एक आखिरी बार देखा और उसमें उसे अपनी नई शुरुआत की एक छोटी सी चमक दिखाई दी, ऐसी चमक जिसे वो अब बुझने नहीं देगा। उसके होठों पर एक शांति भरी मुस्कान आई और उसी के साथ कहानी की रात अंततः सुबह में बदल गई। बिल्कुल धीरे, बिल्कुल कोमल, जैसे कोई पुरानी भूल आखिरकार माफ कर दी गई हो। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके दिल की किसी नींदी हुई जगह को छुआ हो, तो बस इसे चुपचाप अपने तक ही रहने दीजिए। यही काफी है।